देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कुछ वास्तु के बारे में। आज हम बताएंगे कि आपके घर की आकृति किस प्रकार की है और आपके घर की आकृति का क्या व्यक्ति के भाग्य पर प्रभाव पड़ता है, उसकी समृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसे परिवेश में हम रहते हैं वैसी ही ज़िंदगी कई बार वास्तु के हिसाब से हमारी हो जाती है। बड़ा ही रहस्यपूर्ण आज का हमारा सब्जेक्ट है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आइए फ़िलहाल आज का पंचांग देख लेते हैं। पहले 17 मार्च सन 2021 दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष, फाल्गुन मास, संवत 2077। तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, इस सब्जेक्ट को मैं बहुत आपके लिए आसान बना करके प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनें। हम कई बार गोमुखी भवन में रहते हैं, कई बार हम सिंहमुखी भवन में रहते हैं, कई बार हम आड़ी तिरछी आकृति वाले भवन में रहते हैं। गोमुखी भवन कैसा होता है? जो आगे से जिसकी आकृति कम हो और पीछे से जो बड़ा हो जाता है, इसे हम गोमुखी कहते हैं। सिंहमुखी किसको कहते हैं? जो आगे से बड़ा होता है और पीछे छोटा हो जाता है, उसे हम सिंहमुखी आकृति का भवन कहते हैं। अब सुनिएगा, आप जिस घर में रहते हैं कई बार उस भवन की ऑरा ऐसी होती है, उस भवन की आकृति ऐसी होती है कि उसमें जितने भी रहने वाले रहनुमाई होते हैं सबके जीवन में अजीब सी घटनाएं घटती हैं। कई बार घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, रहते रहते आपकी समृद्धि नहीं हो पाती, आपकी अच्छी जॉब नहीं हो पाती, आपके समय पे कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सब कुछ है, आपकी शिक्षा अच्छी है, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं नहीं घट पाती। आप जितना अपनी तरक्की के लिए प्रयास करते हैं उतना ही आप पीछे हटते चले जाते हैं। आप जितना अपने प्रमोशन के लिए प्रयास करते हैं तो पता ही लगता है कि और भी काम गड़बड़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं वास्तु विशेष का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जरूर आता है। अब आपको एक बात और कहें, कई बार आपने कुछ लोगों के घर देखे होंगे कि भले ही बहुत बड़ा हो लेकिन उसमें दरिद्र छाया रहता है। उस घर में एक सेकंड के लिए मन नहीं लगता। घर की दीवारें बोलती हैं, घर की कुर्सियाँ बोलती हैं, घर के बिस्तर बोलते हैं, है ना। दीवार पे टंगी तस्वीरें बोलती हैं, वहाँ पर रखे कुछ खिलौने, कुछ ऐसी चीज़ें कई बार ये बयां करती हैं कि मानो पूरी सब कुछ आज सुस्त है, पूरी प्रकृति सुस्त है। और उस सुस्ती में जब हम रहते हैं ना, तो हम जीवन में अच्छा सा कुछ भी नहीं कर पाते, ना अच्छे से कमा पाते, ना अच्छे से अपनी खुशियों को देख पाते, कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि आप जब भवन बनाते हैं ना, तो बहुत बूंद बूंद करके अपना पैसा जोड़ करके एक बहुत बड़ा अपने सपनों का संसार सजाते हैं। और अपना घर अपना होता है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपने घर जैसा सुख विश्व के किसी भी महंगे से महंगे होटल में, रेस्तरां में नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी आप अपना घर खरीदें या घर बनाते हैं, उसका वास्तु किसी को ज़रूर दिखाएं। किसी को वास्तु मैप दिखा लीजिए। अब जैसे कई बार मजबूरी बन जाती है कि ये भवन आड़ा तिरछा है लेकिन हमें लेना ज़रूरी है, या हमने गलती से बना लिया है। उस स्थिति में भी वास्तु में अनेकों प्रकार के उपाय होते हैं, जिन उपायों को करके हम अपना घर संसार सुखी कर सकते हैं। आपने देखा है कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें से दवाई नहीं जाती, एक बीमार दूसरा बीमार, उस घर में से अच्छा खासा वो घर एक अच्छा खासा सा हॉस्पिटल बन जाता है, एक अच्छी खासी मेडिकल वाली चीज़ें उसमें आने लगती हैं। किसी किसी घर में से मुकदमेबाजी नहीं जाती,
किसी किसी घर में से जैसे रोग नहीं जाता, मुकदमे नहीं जाते, किसी घर से कर्ज नहीं जाता। सदैव उस घर के परिवार के जो दंपत्ति हैं वो सदैव कर्ज में डूबे रहते हैं। किसी घर से चिंताएं नहीं जाती, चिंताएं लदी रहती हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों? हमारा भाग्य भी है जो कई बार कमज़ोर होता है, हमारा पुरुषार्थ भी है जो कई बार डगमगा जाता है, लेकिन जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस भूमि में हम रहते हैं, जहाँ हम खाते हैं, उसका भी प्रभाव आता है। जिस क्षेत्र में खेती होती है तो ज़रूरी नहीं कि हर खेत की खेती बहुत अच्छी होती हो। जैसे गेहूं की बात करें, एमपी का गेहूं बहुत मशहूर है, सब जानते हैं, है ना। बासमती, देहरादूनी बासमती बहुत मशहूर है। तो ये भूमि का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम घंटी बजाते हैं, हम भगवती के शानदार दर्शन करते हैं, मन प्रफुल्लित हो उठता है, हृदय काँप उठता है कि आज भगवती में जो भी दिल की बातें हैं हम अपनी माँ से जाके करते हैं, हम भगवती से करते हैं। मंदिर है वो, वहाँ मन की बात होती है, वहाँ हम अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन जब हम शमशान भूमि में जाते हैं वहाँ विचार अलग हो जाते हैं। वहाँ लगने लगता है कि सब कुछ संसार में कुछ भी नहीं रखा, आदमी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ही जब हम किसी बाज़ार हाट में जाते हैं, वहाँ की चकाचौंध देख करके हमारी मानसिक स्थिति और कुछ बदल जाती है। हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं, वहाँ बैठ करके स्थिति और कुछ हो जाती है। तो कहने का भाव, भूमि का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है और वो वास्तु से जुड़ा होता है। इसलिए मेरे साधकों, जब भी आप कोई ऐसा भवन खरीदते हैं, बनाते हैं, तो आप किसी से मशवरा लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक ये स्थिति रहेगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। ऐसी बहुत सारे नक्शे वास्तु से संबंधित आए दिन हमारे पास पहुंचते रहते हैं। लेकिन मैं यही राय दूंगा, अगर वास्तु विज़िट किसी वहाँ आसपास के किसी मर्मज्ञ से कराई जाए तो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ऐसी चीज़ समझ में ना आए तो आप अपने वास्तु का अच्छे से मैप हमारे यहाँ भेजकर ये भी वास्तु की भी राय ले सकते हैं। और उसके लिए कैसे क्या किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको हमारे संस्थान से पता लग जाएंगी। जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने आई हुई हैं, प्रयास पूरा कर रहे हैं कि सभी की टाइमली हम पहुंचा दें और पहुंचा भी रहे हैं। और दूसरी बात, जो हमारे दीक्षा के साधक हैं उन सब का ये कहना है कि एक बार हम अच्छे से इसी स्क्रीन के माध्यम से आपको समझा दें कि हमें दीक्षा के कैसे मंत्र पढ़ने चाहिए। तो वैसे तो उसमें हमने सब कुछ लिख दिया है, छोड़ा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम 1-2 रोज़ में प्रयास करेंगे कि आपको वो सारी बातें और अच्छे से
समझा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।